आज हम लोग अपर प्राइमरी के यूपी टेट 2018 के क्वेश्चन पेपर से साइंस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बताऊंगी ही, साथ ही साथ ये बताऊंगी कि वो मैटर आपको कहाँ से मिल सकता है, ताकि आप उस मैटर को अच्छे से पढ़ लें और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे भी बता सकें। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन दिया है mp, दूसरा ऑप्शन p स्क्वायर m, तीसरा ऑप्शन p स्क्वायर अपॉन m और चौथा ऑप्शन है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और संवेग का फॉर्मूला होता है mv। इसमें m द्रव्यमान है और v वेग, तो इसे हम सॉल्व करेंगे हाफ mv स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे हम m का इंटू करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2m। फिर इस स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देंगे mv का, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमारा आंसर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस तरह से इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 4, 10 एंड 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा होगी। तो परिपथ में धारा कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसमें प्रतिरोध को निकालेंगे और समांतर समूह में जोड़ा गया है, इसलिए 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। लेकिन ये 2/5 क्या है? 1 अपॉन r है, तो r क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं v इक्वल टू आई आर, जहाँ i धारा है और r प्रतिरोध i। अब हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो v के जगह पे हम 15 रखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में ही दिया है 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है और i तो पता ही करना है और r हो जाएगा 5/2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ये 6 क्या है? 6 एम्पियर की धारा। तो इसमें ऑप्शन है हमारा 2, 6 एम्पियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी एक लौह चुंबकीय है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सोना, निकेल, लकड़ी और मैग्नीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका निकेल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम है और आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? वायु, जल में, निर्वात में और इस्पात में। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इस्पात में आंसर होगा और इस चीज़ को बताया गया है आपके बुक में भी। जो बुक होती है 6 to 8 वाली, उस बुक को ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि इस बुक में भी आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये क्लास 7th की बुक है जिसमें बताया गया है कि ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है। और एक जगह ये भी बताया गया है कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। तो इस तरह से इसमें हम ऑप्शन देख रहे हैं वायु में, जल में, निर्वात में, इस्पात में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस्पात में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। और आवेश दिया हुआ है आपका, क्या क्या आवेश दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये है क्लास
सेवेंथ, हाँ क्लास सेवेंथ की बुक जो यूपी बोर्ड में चलती है इस समय, उसमें ही पेज नंबर 156 पर इसका दिया गया है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा। तो इसे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर धनावेश हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल और कोयला। तो आंसर होगा भूजल, क्योंकि भूजल जो है वो प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाता है और इसकी आपूर्ति अस्थायी रूप से होती है, जबकि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ये तीनों जीवाश्म ईंधन है और यह अनवीनीकरणीय संसाधन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूजल। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो इसमें हम जैसा कि जानते हैं संवेग का होता है फॉर्मूला mv, जहां m द्रव्यमान है और v वेग। तो वेग से ही इसको अनुपात करेंगे, यानी p = mv/v, v कट जाएगा और बचेगा m। तो इसमें कौन सी राशि प्राप्त हो रही है? तो m यानी कि द्रव्यमान। तो इसमें ऑप्शन 3 द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो इसमें हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन हमारा आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है, तो हम इसे सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर गुणे 10⁻2 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में निकल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं रदरफोर्ड, रॉन्टेजेन, मैक्सवेल, टॉर्सेली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स किरणों के आविष्कारक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कनॉर्ड रॉन्टेन हैं और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत किया गया था। और रदरफोर्ड जो हैं वो परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में काम किए हैं। मैक्सवेल हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांतों को विकसित किए हैं। और टॉर्सेली जो हैं वो बैरोमीटर का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है इनको। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा रॉन्टेजेन 2, जो इसका 2 आंसर है वही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक और जूट। ये भी हमारे बुक से ही मिल जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कॉटन, सिल्क और जूट जो है वो तो प्राकृतिक रेशा हो जाएगा, जबकि एक्रिलिक जो है वो प्लास्टिक का दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में दिया हुआ है क्लास 8 की बुक में। उसमें दिया है आपका पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोलीन, स्टाइलोन यानी थर्माकोल, मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। तो ये सब जो होते हैं वो प्लास्टिक के नाम होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 एक्रिलिक। अगला क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का, फल का। तो तना किसका रूपांतरण है? तने का। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो वास्तविक फल किससे उत्पन्न होते हैं? अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या बाह्यदल से। तो इसका भी आंसर होगा अंडाशय से यानी ओवरी से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सरसों, धनिया, फर्न, पेटूनिया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तो हम देख ही रहे हैं, इसका आंसर होगा फर्न।
फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा का प्लांट है, और बाकी सरसों, धनिया, पेटूनिया, ये सारे प्लांट जो हैं वो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे जो कि फूल देते हैं वो वाले हैं। और टेरिडोफाइटा का है फर्न, इसीलिए इससे में स्पोर से क्या होता है, प्रजनन होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्न। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर नाइट्रोजन दिया है, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा भी दिया है। तो बाकी सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? गैर संचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कॉलेरा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कॉलेरा। कॉलेरा मतलब हैजा। तो हैजा जो होता है वो क्या होता है, वो गैर संचारी रोग नहीं होता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संचारी रोग होता है। ये दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है, और यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के संक्रामक से होता है, और इसमें गंभीर दस्त व उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो ये जो है वो कॉलेरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। तो पेनिसिलियम प्रतिजैविक दवाएं किससे प्राप्त होती हैं? ये होता है फफूंदी से, मतलब फंगस से। बैक्टीरिया सवाल और नीलहरित सवाल इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फफूंद होगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है सूक्ष्म जीवों पे, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको डिटेल देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पेनिसिलियम प्रतिजैविक जो दवा है वो फफूंद से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आंसर होगा विटामिन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो विटामिन है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाओं में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और शरीर के विकास और बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कोडिंग सेगमेंट क्या है? मतलब डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सॉन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। यह डीएनए का वह खंड है जो एक अनुक्रम को एनकोड करता है और अंततः प्रोटीन के अनुवादित होता है। यह एक कार्यशील प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा 141 से स्टार्ट है, क्योंकि बीच में मैथ के क्वेश्चन हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना, दाब। श्यानता मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, क्रांतिक परिघटना यानी क्रिटिकल फिनोमेनन, और दाब प्रेशर। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। तो इसका आंसर होगा जिप्सम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जिप्सम होगा, क्योंकि हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट धातु खनिज है, जबकि जिप्सम एक गैर धात्विक खनिज है। जिप्सम एक गैर धात्विक खनिज है क्योंकि धातु तत्व नहीं होते हैं, इसमें धातु के तत्व नहीं होते हैं, और यह कैल्शियम का एक यौगिक है, धातु का नहीं। तो इसलिए ये जिप्सम जो है वो क्या है? वो एक धातु खनिज नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। ये कई किताबों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की भी बुक में ये मिल जाता है। तो किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? ऑप्शन दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, क्योंकि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, विश्वव्यापी त्यापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, जीवाणुविक क्रिया यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है, ब्राइन है। ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजन चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन या Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है पानी में नमक की उच्च सांद्रता वाला घोल। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है भोजन का संरक्षित रखना और उसका स्वाद बना रखना। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा NaCl का संतृप्त विलयन, क्योंकि नमक जो होता है वो NaCl होता है। तो इसीलिए इस ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन ही हमें पता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो ये तो कई किताबों में दिया हुआ है, 6 to 8 की किताब में भी कहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन है, ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अपरूप, ऑक्सीजन का एक समावयन, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। ओजोन है a compound of oxygen, an allotrope of oxygen, an isomer of oxygen and isotope of oxygen। तो ओजोन क्या है? ओजोन है ऑक्सीजन का एक अपरूप यानी एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन का एक ऐसा रूप है जो उसी तत्व के अन्य रूपों से भौतिक अवस्था में भिन्न होता है। जहाँ सामान्य ऑक्सीजन मतलब कि सामान्य ऑक्सीजन क्या होता है? डाइऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, वही ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, O3। तो ये हमें पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ऑक्सीजन का एक अपरूप। इतना ही क्वेश्चन दिया गया है 2018 के यूपी टेट अपर प्राइमरी में। तो ये सारे आप लोग ने देख लिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे पढ़िए और आगामी परीक्षा में पास होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।